बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि मैं एक हसीन लड़की हूँ, क्योंकि शुरू से ही मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत मिला था। मगर मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये हसीन होने के इस कदर फवायद हो सकते हैं। अगर मुझे जरा सी भी भनक पड़ जाती तो मैं कभी भी इतनी बेरौनक जिंदगी बसर ना करती जितनी मैं कर चुकी थी। मुझे अब एहसास हुआ था कि हुस्न कितना बड़ा हथियार होता है और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हसीन इंसान हासिल नहीं कर सकता। पहले मुझे अपने बाप पर ही गुस्सा आया करता था, जिसकी वजह से हमने हमेशा गुर्बत में जिंदगी गुजारी थी। मगर अब तो मुझे अपनी अम्मी भी चुभने लगी थी, जिन्होंने उम्र भर हम बहनों को घर में कैद कर रखा था और हमें यही सिखाया था कि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसकी शराफत होती है। जो औरत घर की चार दीवारी में रहती है वही काबिले इज्जत समझी जाती है। और खैर भी इसी में है कि औरत अपने घर के अंदर ही रहे। मुझसे मेरी बड़ी बहन शाजिया तो थी ही अल्लाह की गाय। अम्मी ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। मुझे अपने रंग में रंग लिया था, मुझे भी अपने रंग में रंग लिया था। मेरी तबीयत शुरू से ही जरा बागी किस्म की थी। मैं दुनिया को फतह करना चाहती थी, खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। मगर बाजी शाजिया ने हमेशा ही मेरे पर काट दिए। मैं जरा जो अपने ख्यालात का इजहार करने लगती तो वो मुझे नसीहतें करने लगती थी। निम्रा, तुम ऐसा करोगी तो ये हो जाएगा, वैसा करोगी तो वो हो जाएगा। मैं ये सब बातें सुनकर डर जाया करती थी, क्योंकि मैं जरा कम उम्र थी। फिर स्कूल में मैंने अपने ही तर्ज की कई लड़कियों के साथ दोस्ती गांठ ली थी। वो मुझे दुनिया के उतार चढ़ाव के मुतल्लिक आगाह करती रहती थी। मेरी क्लास फेलोज मुझे घरेलू टोटके बताया करती थी, जिनसे मेरे हुस्न को मजीद चार चांद लग गए थे। मैंने रोज धोकर किसी न किसी तरह मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली थी, मगर मुझे पढ़ने का रत्ती बराबर भी शौक नहीं था। मैं तो बस कॉलेज के नाम पर हासिल होने वाली आजादी चाहती थी। इसलिए मैंने घर में जिद लगा ली थी कि मुझे आगे पढ़ना है। मगर ना मेरे अब्बू की आमदन इतनी थी और ना ही मेरे भाई मुझे आगे पढ़ाने पर रजामंद हुआ। भाई की शादी हो चुकी थी और वो चाहते थे कि हम दोनों बहनें घर के काम काज करें और उनकी बीवी बस सारा दिन आराम करे। हमारी भाभी मुंह की बहुत मीठी थी। वो हमें तो बहन बहन कर मुखातिब किया करती थी, मगर मुझे इल्म था कि वो अंदर ही अंदर हमारे भाई को हमारे खिलाफ भड़काती थी। मैंने इस ख्याल का इजहार जब अम्मी और बाजी के सामने किया तो उन्होंने मेरी बात को रद्द कर दिया, ये कहकर कि निम्रा, तुम तो हर वक्त लोगों से बदगुमान रहती हो। भाई बेचारे की इतनी आमदनी नहीं है कि वो तुम्हें कॉलेज में पढ़ाए, फिर तुम क्यों जिद करती हो? अब जब घर में कोई भी तुम्हारी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम बिला वजह सारा मलबा भाभी पर डाल रही हो। मैंने अपना सर पीट लिया कि इन दोनों के साथ बात करना ही फजूल था। ना इन्होंने कभी पहले मेरी बात मानी थी और ना ही अब मानी है। मैंने भी इनसे बहस करना छोड़ दिया था। इन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की बातें घर में होने लगी। अब्बू कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी हयात में ही दोनों बच्चियाँ अपने अपने घर की हो जाएं। अम्मी ने अपने जानने वाले में बाजी के रिश्ते की बात चलाने की कोशिश की, मगर गरीब घर से लोग रिश्ता करने से पहले 100 बार सोचते हैं, इसलिए खानदान में बाजी की बात नहीं बन सकी। भाभी ने रिश्ता कराने वाली औरत से कह दिया, उसने 5000 रुपए फीस मांग ली। अम्मी तो बहुत परेशान हो गई, मगर भाभी कहने लगी कि आंटी आप नाराज ना हो, ये पैसे मैं अपने पास से दे दूंगी। शाजिया मेरी बहन जैसी है, अगर मेरी जरा सी मदद के तहत उसका घर मुनासिब उम्र में बस जाए तो हमें और क्या चाहिए। मुझे अभी भी भाभी की नीयत पर शक था। मुझे तो यही लगता था कि वो सब फक्त इसलिए कर रही हैं कि हम दोनों ब्याह कर उसके घर से चली जाएं और फिर वो हर चीज की मालकिन बन जाए, क्योंकि मेरे वालिदैन तो बहुत ही सादा सी तबीयत के मालिक थे। मेरी अम्मी ने आज तक भाभी के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। भाभी को भी इल्म हो गया कि अगर ये दोनों बहनें मेरी राह से हट गईं तो मैं हर शय की मालकिन बन जाऊंगी। खैर, अब हमारे घर में रिश्ते वालों के आने
जाने का सिलसिला शुरू हो गया। हमें तो इल्म ही नहीं था कि ये कितना कठिन अमल है। हर रोज लड़के वाले आते, चाय, निमको और समोसे खाकर चले जाते, फिर पलटकर जवाब भी न देते। मुझे तो ये देखकर हैरत होती कि लड़के वाले टोलियां बना बना कर हमारे घर आया करते थे। शायद लोगों ने ये नई तफरीह ढूंढ ली है। जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता तो लोगों की लड़कियों को रिजेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, अम्मी हमारी पड़ोसन के साथ मिलकर भाभी का रिश्ता देखने गई थी। मैंने साथ चलने पर इसरार किया तो वो कहने लगी कि मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहती। हम जिनके घर जा रहे हैं न जाने उनके हालात कैसे होंगे, वो ज्यादा लोगों की मेहमान नवाजी कर भी सकेंगे या नहीं। अम्मी ने जो पहली बार लड़की देखी थी उसी को भाई के लिए डन कर लिया था। अम्मी ने तो खैर कोई नखरे नहीं दिखाए थे। खैर अब अक्सर ऐसा भी होने लगा था कि लड़के वाले बाजी शाजिया को छोड़कर मुझे पसंद कर जाया करते थे, मगर अब्बू ने कहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पहले अपनी शाजिया को ही रुखसत करूंगा। मुझे भी शादी में कोई खास जल्दी नहीं थी। मुझे इल्म था कि ये शादी ब्याह के बाद के लड़की ससुराल में मुकीद होकर रह जाती है, इसलिए मैं अपने आप को इस झंझट से अभी बचा कर रखना चाहती थी। खैर अब तो बाजी भी हिम्मत हारने लगी थी। वो आईने में अपना सरपा देखकर रोने लगती और कहती कि निम्रा मैं क्या इतनी बदसूरत हूँ जो लोग मुझसे कहने लगती कि क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ कि लोग मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। तब मैं बाजी की हिम्मत बंधाया करती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के वाले इस काबिल ही नहीं कि जिसकी नजर में आप जचो। जो लोग आपके लायक होंगे वो आपको पसंद कर ही लेंगे। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बाजी के डिप्रेशन में जाने से पहले ही उनका रिश्ता फाइनल हो गया। हम सब बेइंतहा खुश हो गए। बाजी का रिश्ता पक्का होते ही अम्मी ने अपनी कमेटियां निकलवाई थी। सारी उम्र अम्मी ने टके टके की कमेटियां डाली थी, अपना हाथ तंग रखा, जरूरतें पूरी नहीं की, बीमार हुई तो डॉक्टर के पास नहीं गई, घर में पड़ी कोई दवा खाकर गुजारा कर लेती थी। अम्मी ने सारे पैसे मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी तुम्हें तो खरीदारी का पता है, अपनी भाभी के साथ बाजार जाकर चीजें ले आना। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई। अगले ही दिन मैं भाभी के साथ घर से निकल गई। वो मुझे सस्ती सस्ती दुकानों पर लेकर जाती रही। हमने 2-3 सूट लिए और फिर घर वापस आ गए। अगले दिन हमने चंद जूते खरीदे थे। मुझे रोज रोज घर से निकलना बहुत अच्छा लगता था, मगर फिर सारी बाजी ही पलट गई। बाजी के होने वाले ससुर का अचानक ही इंतकाल हो गया। इसी वजह से शादी भी डिले हो गई। हमारे घर में जो इतने अरसे बाद रौनक लगी थी वो सोग में बदल गई। अम्मी कहने लगी कि अब तो मुझे यही लगता है कि शाजिया के ससुराल वाले ये रिश्ता खत्म कर देंगे। वो यही कहेंगे कि लड़की ही मनहूस है। बाजी भी ये बात सुनकर नाराज हो गई थी। हमारे घर में 1 महीना तक खामोशी छाई रही। इसके बाद एक दिन अचानक से लड़के वालों का फोन आ गया। वो कहने लगे कि दुनिया का दस्तूर है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हम चाहते हैं कि शाजिया और जुबैर की शादी कर दी जाए। पहले हम ये शादी धूमधाम से करना चाहते थे, मगर अब हमारी मजबूरी है कि सब कुछ सादगी से करना पड़ेगा। अम्मी ने हामी भर ली और यूं अगले महीने की डेट फिक्स हो गई थी। मैं, बाजी और भाभी अम्मी के साथ जुड़कर बैठी हुई थी और इस बात की मुंतजर थी कि कब फोन बंद होगा और कब हमें सारी बात मालूम होगी। जैसे ही फोन बंद हुआ हमने एक हंगामा शुरू कर दिया कि अम्मी हमें बताएं क्या बात हुई है। अम्मी ने कहा कि शाजिया के ससुराल वाले अगले माह ये शादी करना चाहते हैं। ये खबर सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ी, जबकि बाजी शाजिया अम्मी के गले लग के रोने लगी। हमारे घर में एक बार फिर से खुशियां का दौर रवां हो गया था। अगले ही दिन अम्मी ने मुझे फिर से पैसे दे दिए। वो कहने लगी कि अपनी बहन की शादी की शॉपिंग शुरू कर दो, मगर इस बार मसला ये था कि मेरी भाभी उम्मीद से थी और डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट तजवीज किया था। अम्मी कहने लगी कि निम्रा तुम अपनी किसी सहेली के साथ जाकर चीजें खरीद लेना। मैंने अम्मी की बात पर हामी भर ली। मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त सना से राब्ता किया। मैंने उससे कहा कि हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो वो बहुत खुश हुई और बोली तुम जब चाहो मुझे अपने साथ ले जाया करना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं खुशी थी कि चलो इसी बहाने सना के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। यूँ तो हम दोनों दोस्तों के स्टेटस में जमीनों आसमां का फर्क था, मगर फिर भी हम दोनों में खूब प्यार और मोहब्बत था। हम दोनों जब पहले दिन शॉपिंग पर गई तो ये देखकर
तक जान ही निकल गई कि वो मुझे बहुत महंगी मार्केट में ले आई थी। इस मार्केट में एक जोड़ा जितने पैसों में मिलता था, हम लोग उतने पैसों में 7 जोड़े खरीद लिया करते थे। मैं बहुत घबरा गई। अब सना से ये भी नहीं कह सकती थी कि मैं इतनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि सना एक अमीर घराने की लड़की थी और मैं उसके सामने खुद को कम जाहिर नहीं करना चाहती थी। फिर मुझे ये भी डर था कि अगर सना को मालूम हो गया कि हमारे हालात इतने ज्यादा खराब हैं, तो शायद वो मुझसे दोस्ती भी खत्म कर लेती। खैर, मैं हर दुकान में जाती और यही बहाना कर देती कि ये चीज मेरे दिल को नहीं भाई, वगैरह वगैरह। तब सना एकदम से रुक गई। वो बोली, निम्रा, पहले तो तुम अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने आती थी, अब क्या हुआ है, वो क्यों नहीं आती तुम्हारे साथ? मैं बोली, सना वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है। सना मेरी बात सुनकर हंस दी और बोली, यार तुम लोग भी अच्छे हो, जो भाभी कहती है वो मान लेते हो। तुम जानती हो मेरी भी भाभी है, मगर अम्मी ने उसको कस के रखा हुआ है। जब वो उम्मीद से हुई तो कहने लगी कि डॉक्टर ने आराम तजवीज किया है, तो अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हम तो बेड से लगकर नहीं बैठी। बहू, तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं वो तुमको ही पूरी करनी है और फिर तुम जितनी एक्टिव रहोगी डिलीवरी में इतनी ही आसानी होगी। मेरी भाभी को अम्मी ने शुरू से ही दबा कर रखा हुआ है। अम्मी से डरकर वो पूरे 9 माह घर संभालती रही, मगर मजाल है जो जरा भी पचीदगी हुई हो। बल्कि उन्होंने तो बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। तुम लोग भी जरा अपनी भाभी को कसकर रखो। चलो ये अच्छा है कि वो शॉपिंग करने तुम्हारे साथ नहीं आती, हम दोनों दोस्तें मिल लेती हैं, मगर इन्हें घर के काम काज में लगाए रखो। सना की बातें 100% दुरुस्त थी। दरअसल मेरी भाभी भी हम जैसे ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी, मगर फिर भी वो हम बहनों पर राज कर रही थी। ये तो गलत बात थी ना। मेरी अम्मी में तो कोई रोक था ही नहीं, अगर होता तो भाभी को सेट करके रखती। मैंने अचानक सना से ये बहाना कर दिया कि मेरे सर में दर्द है और मैं घर जाना चाहती हूँ। सना ने भी हामी भर ली और यूँ हम दोनों बिना कुछ खरीदे ही वापस आ गई। अम्मी कहने लगी, क्या बात है निम्रा, तुम आज कुछ खरीद कर क्यों नहीं लाई? मैं बोली, अम्मी बस आज कुछ पसंद नहीं आया मुझे। अम्मी बोली, जब तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी जाती थी तो मुझे बड़ा सुकून रहता था, अब तो फिक्र ही लगी रहती है। तब मैं बोली, अम्मी आपने भाभी को बिला वजह सर पर क्यों बिठाया हुआ है? दुनिया की तमाम औरतें बच्चे पैदा करती हैं, वो तन्हा तो ये सब नहीं कर रही है ना, फिर आपने इन्हें बेड रेस्ट पर क्यों बिठा दिया है? आपको चाहिए कि इनसे घर के काम काज लिया करें। हम दोनों बहनों की शादियां हो गई तो मुझे लगता है भाभी ने तो आपको काम वाली ही बना देना है। अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम अपनी भाभी की जान क्यों नहीं छोड़ देती? बेचारी समन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हो? मैं बोली, अम्मी क्योंकि मैं समझदार हूँ, हर चीज को खुली आंखों से देखती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ कि जिसने जो दिखाया वो देखकर चुप हो गई। मुझे ये बताएं कि आपने 3 बच्चे पैदा नहीं किए? आप भी तो सारे घर के काम काज करती थी, बच्चों को भी संभालती थी, सास ससुर को भी देखती थी। जब आप ये सब कर सकती हैं तो भाभी क्यों नहीं? अम्मी कहने लगी, निम्रा, हमारे जमाने की खुराक अच्छी हुआ करती थी, हर चीज खालिस होती थी, इसलिए हम में ताकत भी होती थी। आज तो हर शय में मिलावट है, फिर आजकल की बच्चियों में ताकत भी तो नहीं। और हाँ निम्रा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे अपने बेटे की होने वाली औलाद बहुत अजीज है, मैं इसे किसी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए तुम बिला वजह मुझे अपनी भाभी के खिलाफ मत उकसाया करो, अपने काम से काम रखा करो। मुझे अम्मी की बात सुनकर गुस्सा आ गया, इसलिए वहाँ से उठकर ही चली गई। अम्मी ने उम्र भर हम बहनों पर बहुत सख्तियाँ की थी और अपनी बहू की खातिर वो कैसे मोम हो गई थी। मुझे अपनी गुर्बत पर भी गुस्सा आ रहा था कि जिन चीजों पर दिल आ गया था उन्हें मैं खरीद नहीं सकती थी। मैंने खुद को कोसा कि मैंने सना को अपने साथ क्यों मिला लिया। क्या ही अच्छा होता जो अपने मोहल्ले की किसी लड़की को अपने साथ ले जाया करती, वो बेचारी भी हमारे जैसी ही होती तो सस्ते बाजारों से खरीदारी आसानी से हो जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं सना के सामने कोई बहाना बना दूंगी, उससे कह दूंगी कि मैं तो शॉपिंग करने अब जाती ही नहीं। मैं रोज रोज तो खाली हाथ नहीं ना वापिस आ सकती थी। अगले रोज इससे पहले कि मैं सना को फोन करके मना करती, वो अपनी गाड़ी लेकर हमारे घर पहुंच गई। मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। आज भी वो मुझे बहुत ही महंगे मार्केट में ले गई। पहले वो मुझे जूतों वाली दुकान पर लेके गई। मुझे चंद जूते बहुत पसंद आए थे, मगर इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने एक जूता ले लिया। सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा,
अम्मी गालियां ही तो देंगी, कम से कम मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना। मैं जो जूता लेकर जब काउंटर पर पहुंची तो उसने मुझसे बिल लेने से इनकार कर दिया। मैंने हैरत से सना की जानिब देखा तो वो कहने लगी, पागल, ले लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैंने सना की बात मानकर वो जूता फ्री में ले लिया। हम दोनों जब बाहर आई तो मैं बोली कि सना ये सब क्या है। सना मुस्कुरा दी और उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बोली, तुमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि तुम कितनी हसीन हो? हसीन चेहरों को प्रोटोकॉल तो मिलता ही है ना, और फिर ये प्रोटोकॉल हसीन लोगों को ले भी लेना चाहिए। मेरी बात याद रखो, तुम्हें जो चीज मुफ्त में मिले तुम ले लिया करना, इनकार मत करना। ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। मैं इतने महंगे जूते को मुफ्त में पाकर बहुत खुश हुई थी। ऐसा लगता था कि ये दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। गरीब बंदे को तो अपने रिश्तेदार फेवर नहीं देते, फिर इतनी बड़ी दुकान से फेवर मिलना कोई आम बात तो नहीं थी। हम दोनों अब कपड़ों वाली दुकान में चले गए। सना मुझे रेडीमेड कपड़े वाले खाने में ले गई। कीमतें पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए। सना मेरी परेशानी को भांप की, कहने लगी, तुम बेफिक्र होकर 10-20 सूट देख लो, शायद ये भी फ्री में चीजें दे दे। मैं बोली, ये मुमकिन नहीं, अब हर कोई इतना फराखे दिल तो नहीं होता ना। सना कहने लगी, ट्राई करने में क्या हर्ज है। मैंने सोचा वो ठीक ही तो कह रही है। मैंने कपड़े पसंद कर लिए और जब पैसे देने की बारी आई तो दुकानदार ने पैसे लेने से ही इनकार कर दिया। मैं हक्का बक्का सी खड़ी सना का चेहरा देख रही थी, जबकि वो इससे बड़ी लुत्फअंदोज हो रही थी। कहने लगी, वाह भाई, मजे तो तुम्हारे हैं। काश हमारे पास भी इतनी प्यारी सूरत होती तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही न पड़ती। आज मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, क्या सच में मैं इतनी हसीन थी? मुझे अपनी जिंदगी के माजी के दिन याद आने लगे जब मैं छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसा करती थी। हम बहनों पर ऐसे भी हालात आए थे कि हमने 2-2 जोड़ों में पूरा सीजन काटा है। एक सूट पहना तो दूसरा धोकर रख लिया, फिर दूसरा पहना तो पहला धोकर रख लिया। यूं हमारे कपड़े घिस जाते थे, फट जाते थे, बार बार पैबंद लगाए जाते थे। काश तब मुझे एहसास होता कि हसीन चेहरा किसी भी क्रेडिट कार्ड से कम नहीं होता। अब मुझे अम्मी की तरबियत पर गुस्सा आने लगा था। उन्होंने बिला वजह ही हमें घर की 4 दीवारी में कैद कर रखा था। वो तो कहती थी कि घर में रहने से ही खैर है। मुझे अब पता चला कि असल बरकत तो बाहर की दुनिया में है। न जाने अम्मी ने हम बहनों को इतने बरस पागल क्यों बनाए रखा। न जाने उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था या सच में इन सब मामलात से बेखबर थी। सना मुझे गहरी सोच में गुम पाकर बोली, मुझे लगता है निम्रा, अब तुम ये सोच रही होगी कि घर में जब ये बात पता चलेगी तो कि तुम्हें सब चीजें मुफ्त मिली हैं तो तुम्हारी अम्मी खफा हो जाएंगी। मेरी बात मानो तो किसी को इस मुतल्लिक मत बताना। ये तुम्हारे चेहरे का हुस्न है, इससे फायदा उठाने का भी वक्त तुम्हारा ही हक है। तुम्हारी अम्मी ने जो तुम्हें पैसे दिए हैं वो तुम अपने पास रख लो, वो तुम्हारे हुए। मैंने सर हिला दिया था। सना सच में मेरी बेहतरीन दोस्त थी। वो मुझे हमेशा अच्छा ही मशवरा दिया करती थी। मैं घर पहुंची तो अम्मी मेरे हाथों में ढेरों शापर देखकर खुश हो गई थी। बाजी भी कहने लगी, मुझे चीजें दिखाओ। हमने शापर फैला लिए थे, एक एक चीज को गौर से देखा जा रहा था। बाजी मेरे ज़ौक़ की तारीफें कर रही थी। तभी भाभी भी हमारे कमरे में आ गई। मुझे उनका यूं आना अच्छा नहीं लगा। इंसान की 100 प्राइवेसी होती है, ये तो नहीं कि हर वक्त किसी न किसी के सर पर सवार रहो। मैं वो कपड़े भाभी से छुपा देना चाहती थी, मगर अम्मी ने मुझे आंखों ही आंखों में तनबीह कही थी। भाभी ने एक एक जोड़ा खोलकर देखा तो कहने लगी, निम्रा, ये तो सब कपड़े बहुत महंगे हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर वो अम्मी से मुखातिब हुई और बोली, आंटी, आपने इतने पैसे जोड़ कर रखे हुए थे, हमें तो कभी भनक भी ना पड़ने दी थी। अम्मी बिला वजह ही शर्मिंदा होने लगी। वो बोली, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आया। मैं बोली, भाभी, अम्मी ने मुझे कम पैसे ही दिए थे। ये तो मेरी सहेली मुझे ऐसी दुकानों पर लेकर जाती जहाँ डिस्काउंट मिलता है। भाभी ने सर हिला दिया था। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। मैं हर वक्त शॉपिंग में मसरूफ रहती थी। हर चीज मुझे मुफ्त मिलती थी। एक दिन मैं और सना मार्केट
मार्केट से निकल रही थी जब उसका एक कजन हमें मिल गया। वो मुझे देखकर दंग रह गया था। सना से कहने लगा कि ये हूर तुम्हारे पहलू में क्या कर रही है। वो कहने लगी, मुख्तार ये वही दोस्त है मेरी। वो कहने लगा, इतनी हसीन चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम दोनों मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। सना ने मुझे बताया कि मेरा ये कजन करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है और इसके वालिदैन आजकल इसके लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे मुंह से तो राल ही टपकने लगी। मैंने सोचा अगर मेरा रिश्ता मुख्तार से हो गया तो मेरे वारे नियारे हो जाएंगे। अगले ही दिन सना की कॉल आई। वो कहने लगी, यार मेरा कजन तुम्हारा नंबर मांग रहा है, अगर तुम्हारी तरफ से इजाजत हो तो दे दूं। मैं बोली, हाँ क्यों नहीं। थोड़ी ही देर बाद मुख्तार के मैसेज आने लगे। मैं तो खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रही थी। जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। मैंने ही बाजी के लिए लहंगा पसंद कर लिया था। शादी का दिन भी आन पहुंचा। घर भर में बेइंतहा खुशियां थी। बारात आ गई थी। स्टेज पर दूल्हे को बैठा दिया गया। अब बस बाजी का इंतजार था। बाजी को मैंने घर पर ही तैयार किया था। हम इन्हें अभी लेकर आए ही थे और स्टेज पर बिठा दिया। मैंने महसूस किया कि दूल्हे के चेहरे का रंग बदल सा गया है। वो कुछ गैर आरामदा हो गया। फिर उसने हाथ के इशारे से अपनी वालदा को अपने पास बुलाया और कुछ कहने लगा। दूल्हे की वालदा के चेहरे पर भी नागवारी फैल गई। फिर दूल्हा कहने लगा, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरी अम्मी तो सदमे से मरने वाली होगी। वो कहने लगी, क्या हुआ है बेटा, क्या वजह है। वो कहने लगा, वजह ये लहंगा है। अम्मी ने मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखा। फिर बाजी की होने वाली सास ने लहंगे का जरा सा पलट दिया था। उस पर जो चीज थी उसको देखकर जान निकल गई, क्योंकि बारात वापस पलट गई थी। हम सब सदमे से दो चार थे। भाई का गुस्सा आसमां को छू रहा था। वो मेरे मुकाबिल आकर खड़े हो गए। वो कहने लगे, मुझे बताओ वो लड़का क्या कह रहा था। क्या तुम दुकानदारों से मुफ्त चीजें बटोरती रही हो? वो लहंगा भी तुमने शाजिया के होने वाले शौहर की दुकान से लिया था जो तुम्हें मुफ्त में दिया गया था। मैं थर थर कांप रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बाजी के जहेज के सारे कपड़ों को पलटकर देखा तो उन सब पर मेरी एक छोटी सी तस्वीर बनी हुई थी। साथ ही फेसबुक के पेज का नाम भी लिखा हुआ था। मैंने भाभी से इनका मोबाइल मांगा और लरजते हाथों के साथ फेसबुक खोल दी। पेज पर मेरी अनगिनत वीडियोस लगी हुई थी जो कि मुझसे चोरी छुपे बनाई गई थी। किसी वीडियो में मैं शॉपिंग कर रही थी तो किसी में कुछ खा रही थी। ये सारी वीडियोस टिकटॉक से लगाई गई थी। मैं समझ गई थी ये हो न हो इस सब में हाथ सना का ही है। मैंने सना को फोन करके घर बुला लिया और सारी चीजें उसके सामने रख दी। वो बहुत घबरा गई। फिर बोली, निम्रा तुम इतनी खूबसूरत हो मगर तुम्हें अपने हुस्न का अंदाजा नहीं था। तुम गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी। मैंने तो तुम्हें मशहूर करने का सोचा और ये दुकानदार तुम्हें मुफ्त चीजें इसलिए देते थे कि तुम इन्हें पहनकर वीडियोस बनाओ और इनकी दुकानें मशहूर हो सके। इसके एवज वो भारी मुआवजा भी देते थे। वो पैसे मैं रख लेती थी और तुम्हें कपड़े दे दिया करती थी। हम दोनों का फायदा था इसमें। मुझे उस वक्त सना से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। मैं बोली, मुझे तुम से इस किस्म के घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया है। मैं बोली, तुम अभी फेसबुक से और टिकटॉक से मेरे अकाउंट डिलीट करो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। सना घबरा गई। उसने मेरी बात मान ली। फिर मैंने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं हर जगह बदनाम हो चुकी थी। कुछ चीजें जो बहुत से लोगों के लिए आम होती है वो मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई थी। मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया था। हमारे रिश्तेदार हम पर थू थू कर रहे थे। तब मुझे अम्मी की बातें याद आई थी। वो ठीक ही कहती थी कि हम घर में ही आफियत में हैं। मेरा भाई मुझसे नफरत करने लगा। मैं जिस मुख्तार की ख्वाहिश कर रही थी वो भी धोखा ही निकला। उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। इस कठिन वक्त में मेरी भाभी ने हमारा साथ दिया। उन्होंने अपने एक कजन के साथ बाजी शाजिया का रिश्ता कर दिया और मुझे अपने भाई के लिए मांग लिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी भाभी इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने ठीक ही फरमाया है कि बहुत गुमान करने से बचो, बाज गुमान गुनाह होते हैं। मेरी भाभी बुरी नहीं थी, बस मैंने अपने दिल में बदगुमानी पाल ली थी। हम दोनों बहनें एक ही दिन ब्याह कर रुखसत हो गई थी। शुक्र है मेरे शौहर ने मुझे खुले दिल से कबूल कर लिया और अब हम सब एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं।